Hello everyone. Today in this video we are going to continue the topic motion in a straight line, right? तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ दिया था। अभी अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे मोशन को हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू डिफाइन फर्स्ट what is uniform motion, right? So if a body covers equal distance in equal interval of time, साथ में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल्स आर, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन को, क्योंकि डिटेल्स इसकी तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझने के लिए। कोई बॉडी मोशन में है, राइट? इट इज मूविंग कॉन्टिन्यूसली, और जब वो मूव कर रही है तो आप चाहे 1 सेकेंड में देखो, चाहे 1 मिनट में देखो, चाहे 1 घंटे में देखो, वो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो टाइम के हिसाब से उतना ही होगा, राइट? मींस एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी ने 1200 मीटर कवर किए in 1 minute, let's say, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी बॉडी ने 1 मिनट में 1200 मीटर कवर किए हैं। 1 मिनट का मतलब है कितने सेकंड? 60 सेकंड। यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि 60 सेकंड में 1200 मीटर कवर किए हैं। तो आपको ये बात वहां पे एंश्योर करनी होगी कि अगर 60 सेकंड में 1200 मीटर कवर हुए हैं तो 30 सेकंड के अंदर 600 मीटर कवर हुए होने चाहिए। इवन 15 सेकंड के अंदर अगर आप देखो तो यहां पे 300 मीटर कवर होना चाहिए। अगर आप एक एक सेकंड के हिसाब से भी देखो तो इसको डिवाइड कर लो, यहां पे आपके 20 मीटर कवर हुए होने चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि आप टाइम इंटरवल जितना मर्जी छोटा कर दो, डिस्टेंस जो है वो क्या रहे, उसी प्रोपोर्शन में कवर्ड रहे। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड बॉडी रुकी रही, दूसरे सेकंड 40 मीटर कवर कर गई, तीसरे सेकंड फिर रुक गई, फिर और ज्यादा कर दिया। वो कॉन्टिन्यूसली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती जाए। यानी कि इस बॉडी का मोशन तभी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा अगर वो हर एक सेकंड, एवरी सेकंड ऑफ द जर्नी 20 मीटर कवर करता जा रहा है। In that case, you can say the motion is uniform. Moreover, एक चीज और associated है साथ में, in a particular direction. डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, राइट? जो कंप्लीट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, उसमें आपकी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यहां पे आप चेक करके देख सकते हो, 20 को 1 से डिवाइड कर लो तब भी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आता है। 300 को 15 से डिवाइड कर लो तब भी 20 मीटर पर सेकंड आता है। 600 को 30 सेकंड से डिवाइड कर लो तब भी 20 मीटर पर सेकंड आता है। 1200 को 60 से कर लो 20 मीटर पर सेकंड आता है। तो at every moment of time during the uniform motion of a body, the velocity remains constant. Moreover, the direction remains same. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की कोई इक्वेशन होती है? इसके अगर न्यूमेरिकल आ जाए
काइनेमैटिक इक्वेशन बोलते हैं। काइनेमैटिक मतलब मोशन। तो ऐसी इक्वेशन जो यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करे, ऐसी कोई इक्वेशन है हमारे पास? हाँ जी बताओ। यस इट इज देयर। देखो बेटा, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, राइट? तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू v इंटू टी। यही आपकी इक्वेशन है यूनिफॉर्म मोशन की। ये इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन पे ही लगाते हैं हम लोग। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन देखना चाहते हो? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन देख लो। अब सपोज करो कि ये एक सड़क है, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं एक सीधी सड़क बनाऊंगा। ये ओरिजिन पॉइंट चूज कर लिया आपने, ठीक है? पहले आप इस पोजीशन पे थे, किस पोजीशन पे? x1 पोजीशन पे, और टाइम कितना हुआ था घड़ी में? t1। कितना टाइम हुआ था? t1। फिर आप किसी पोजीशन x2 पे पहुंच गए, कितने टाइम पे? t2 टाइम पे, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने डिस्प्लेसमेंट की है, अभी आपके सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, ठीक है? ओरिजिन से इस पॉइंट तक का। आपका फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये वाला। स्ट्रेट लाइन मोशन ये हो गया आपका, तो ये आपकी क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालोगे? इस O से लेके यहां तक के डिस्टेंस में से O से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस करोगे, मींस x2 माइनस x1। ठीक है? और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? यहां पे जब थे तो घड़ी में कितने बजे थे? t1 टाइम हुआ था। यहां पे जब थे तो घड़ी में क्या टाइम हुआ था? t2। तो t2 में से अगर t1 मान लूं, माइनस कर दूं, तो ये वो टाइम आ जाएगा जिसमें मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाऊं। बेटा एक बात समझ लेना, अगर आप सोचो कि ये ओरिजिन क्यों लिया, ये ओरिजिन से ही इस पॉइंट का डिस्टेंस x1 है, ये ओरिजिन से ही इस पॉइंट का डिस्टेंस x2 है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो ये कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v t2 माइनस t1। एक ये इक्वेशन भी हो सकती है। अब आप सोचोगे कि आर दीज टू डिफरेंट? आई विल से नो, दे आर नॉट डिफरेंट। हाउ? ये जो इक्वेशन थी ये उस पे लगती है जब मोशन ओरिजिन से ही शुरू हुआ हो, ओ से ही। उस केस में आपका x1 क्या हो जाएगा? देखो आपकी जर्नी यहां से शुरू हुई तो x1 तो आपका क्या हो गया? 0। ठीक है? और टाइम भी जब ओरिजिन पे थे तो टाइम भी क्या था घड़ी में? 0। तब हमने घड़ी स्टार्ट नहीं की थी। तो आपका t1 माइनस t2 की बजाय 0 माइनस t हो जाएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? t। मतलब अगर आपका मोशन ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो भी ये इक्वेशन लग सकती है, अगर किसी और पॉइंट से होता है तो भी ये लग सकती है। सो दिस इक्वेशन इज जस्ट सिमिलर टू दिस। क्योंकि x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट है तो मैं उसको s मान सकता हूं। यहां पे आप बोल सकते हो कि दरअसल x2 माइनस x1 क्या है? अपनी x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट है s, और t2 माइनस t1 क्या है? टाइम इंटरवल। कौन सा? t। अब जरा पुट करो, x2 माइनस x1 की जगह s कर दो, t2 माइनस t1 की जगह t कर दो, सो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है। हालांकि ये इक्वेशन जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट कर लो चाहे जर्नी, चाहे इन बिटवीन कहीं पॉइंट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन जो है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स का मतलब है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते जाओ, अपने आप पता चलती जाएगी। जैसे अभी मेरे को नहीं पता आपको कितना टॉपिक क्लियर हुआ यूनिफॉर्म मोशन का, लेकिन मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। नंबर 1, यूनिफॉर्म मोशन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। क्यों? आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, मींस ये बात पक्की है कि आप स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो। जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो तो वही आपका डिस्टेंस हो जाता है और वही आपकी क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं? इसमें इक्वल होते हैं। दूसरा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, क्योंकि हर एक सेकेंड
एज वेल एज थ्रू आउट द जर्नी आपकी वेलोसिटी क्या चल रही थी, सेम चल रही थी, कांस्टेंट। तो आप चाहे उस केस में यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज स्पीड देख लो, चाहे आप वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट से ही मोटिवेटेड है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड भी क्या है, इक्वल है। क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ऑफ कोर्स वेलोसिटी एंड स्पीड आर इक्वल। चौथा, ये आपको थोड़ा अगले यूनिट में जाके समझ आएगा, पर मैं बता देता हूं अभी। यूनिफॉर्म मोशन में किसी बॉडी को रखने के लिए आपको कोई नेट फोर्स नहीं चाहिए होती। अब ये आपकी इंट्यूशन से टोटली अपोजिट है। आप कहोगे कि सर साइकिल तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं पैडलिंग नहीं करूंगा, मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये बात कहनी कि बॉडी में कोई नेट फोर्स ना लगे तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो साइकिल तो मेरा नहीं चलता अपने आप जब तक मैं पैडलिंग ना करूं। इस केस को मुझे आप कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को नॉलेज है 9th स्टैंडर्ड से, एक्सप्लेन करोगे कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको बनाए रखने के लिए हमें नेट फोर्स चाहिए नहीं होती, फिर जब साइकिल चलाते हैं तो पैडलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उस फोर्स का क्या होता है जो हम पैडलिंग के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। यू विल टेल मी अबाउट इट, राइट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो समझना मुश्किल है ही नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सीधा सीधा मैं ये बताऊंगा आपको कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। कभी कितनी हो गई स्पीड, कभी कितनी हो गई, कभी कितनी हो गई, कभी डायरेक्शन चेंज कर ली, कभी मोड आ गया, ये हमारे साथ होता है। हम डेली लाइफ में जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जहां भी बाइक, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, व्हाटएवर वी आर राइडिंग इट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? कहीं पे ट्रैफिक आ गया, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे सड़क अच्छी है, कहीं पे अच्छी नहीं है, कहीं पे मतलब कोई और दिक्कत आ गई, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको मोड़ आ गए तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो कॉन्टिन्यूसली आपका मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी वेरिएबल रहती है। वेलोसिटी वेरिएबल रहने का मतलब है, वेलोसिटी किस चीज की बनी होती है, दो चीजों की। वेलोसिटी बनी होती है स्पीड और, बहुत सही पहचाना, डायरेक्शन की। तो इसका मतलब या तो आपकी स्पीड चेंज होती रहेगी तो भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ट्रैफिक आ गया, स्लो कर लिया, खाली मिल गया रोड, थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, डायरेक्शन चेंज कर ली, मुझे इधर टर्न करना था, मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बदल दिया, पहले मैं सीधा जा रहा था, मैं इधर मुड़ गया, फिर मैं आगे जाके ऐसे हो गया। सो आई एम कंटीन्यूअसली चेंजिंग द डायरेक्शन और आई एम चेंजिंग द बोथ। तो स्पीड के चेंज होने से मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, डायरेक्शन के चेंज होने से मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, दोनों के चेंज होने से मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। मींस whenever velocity is changing, we say we are in non-uniform motion. All the daily life motions are non-uniform motion. अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले। अच्छा, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है और आपकी डेली लाइफ में आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हो, तो सबसे ज्यादा डिस्कशन किसकी होगी? व्हाट इज फिजिक्स? द डिस्कशन ऑफ योर डेली लाइफ, द थिंग्स दैट सराउंड्स यू, द थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, द फिनोमेना दैट यू एक्सपीरियंस। फिजिक्स इसी चीज की पढ़ाई है। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है, तो इसी को आगे डिटेल में लेके चलते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये देखना जरूरी है कि वेलोसिटी बदल तो रही है, लेकिन कितनी तेजी से बदल रही है। वेलोसिटी बदल तो रही है, हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग means how fast you are getting fast और how fast you are getting slow। कितनी जल्दी आप तेज हो रहे हो, अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, या कितनी जल्दी आप अपनी वेलोसिटी कम कर रहे हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है हाउ फास्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, लास्ट पैरामीटर। जो मैंने आपको कहा था कि 5 पैरामीटर सीख लिए तो मतलब मोशन समझ आने लग गया। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको,
एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो। किसका चेंज? वेलोसिटी का। ऑफ कोर्स किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू? किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। टाइम के चेंज होने से आप वेलोसिटी तो चेंज कर रहे हो, ये बात पक्की है आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन कितनी तेजी से चेंज कर रहे हो, कितना जल्दी चेंज कर रहे हो वेलोसिटी अपनी। जितनी जल्दी चेंज कर रहे हो उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितना स्लोली चेंज कर रहे हो उतनी ही कम एक्सेलरेशन होगी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? अभी और जानकारी ले लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का सिंबल ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं सिंपली चेंज इन वेलोसिटी लिख देता हूं। रेट वर्ड को अकोमोडेट करने के लिए फॉर्मूला में नीचे क्या डाल देता हूं? टाइम। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन की यहां से एसआई यूनिट क्या बनेगी? हेल्प मी टू मेक इट। एसआई यूनिट यहां पे बनेगी इसकी, देखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज की तो कोई यूनिट नहीं, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की क्या होती है? सेकंड। सो मीटर पर सेकंड। टाइम दो बार अपीयर होगा, क्यों? एक बार तो ऊपर वेलोसिटी में, एक बार नीचे फॉर्मूला में, तो ये बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या तो स्लैश डाल के पावर पॉजिटिव कर दो, चाहे ऐसे लिख दो, वो तो मैथमेटिकल थिंग है दैट यू नो। अच्छा, फिर ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है अभी वेक्टर क्वांटिटी? देखो हमने कहा कि क्या होती है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो चीज चेंज हो रही है अगर वही वेक्टर है तो रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा? वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हम इसकी डायरेक्शंस वगैरह का कैसे हिसाब रखते हैं? देखो बेटा, दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखना इस बात। अगर तो बॉडी फास्ट अनफ हो रही है, मतलब रेस्ट से मोशन में जा रही है या मोशन करती जा रही है, अपनी स्पीड बढ़ा रही है, तो यहां पे अगर इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, तो आप क्या कह सकते हो कि वो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर डिक्रीज इन वेलोसिटी होगा ड्यू टू डिक्रीज इन मोशन, ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड, तो आप क्या कहोगे कि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। बस स्टॉप पे कोई गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी में जाके बैठे, गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया, पहले गाड़ी रेस्ट में थी तो वेलोसिटी जीरो, धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर हुई, तो हर सेकेंड वेलोसिटी या एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी बढ़ती गई। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ रही थी ना बस की वहां पे, तो आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जा रहे हो। लेकिन इफ द मोशन इज हाल्टिंग, मोशन इज गेटिंग स्लो, द बॉडी इज अबाउट टू स्टॉप, उस केस में आपकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। कई बार नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, या एक वर्ड और पढ़ा था आपने 9th स्टैंडर्ड में, डीसेलरेशन भी बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और है, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन। इस बात का आप ध्यान रखना। एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, या एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आफ्टर दैट हम ये देखना चाहते हैं कि जो वेलोसिटी में हमारा चेंज तो आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, बट वी वांट टू सी whether this change is constant or variable। कांस्टेंट का मतलब है कि आपने पहले सेकंड देखा तो स्पीड 5 बढ़ी, दूसरे सेकंड देखा तो भी स्पीड 5 बढ़ी, तीसरे सेकंड में देखा तो भी स्पीड 5 बढ़ी, चौथे सेकंड में देखा तो भी स्पीड 5 बढ़ी। तो आप किसी भी टाइम मूवमेंट के आफ्टर देख लो, जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। उस केस में आप कहोगे कि आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। अगर आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है, इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा है कि पहले सेकंड में वेलोसिटी में बदलाव आया 5 का, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी का बदलाव आया 7 का, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी का बदलाव आया 3 का, 3 मीटर पर सेकंड
कम हो गई, फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर 7 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर 9 मीटर पर सेकंड कम हो गई। अगर ऐसे अनइक्वल अमाउंट से घट रही है या बढ़ रही है, तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल। तो आपकी एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन दो तरीके से डिफाइन करूंगा, एक तो जब आपकी वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो, एक जब आपकी वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल हो। बात तो समझ ही गए हम आप सारे। तो अगर जो वेलोसिटी है ये चेंज कर रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप क्या कहोगे कि वो कौन सी एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी। ध्यान रखना बेटा, इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मतलब हाँ कांस्टेंट भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। दूसरा, अगर वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है बाय अनइक्वल अमाउंट हो रहा है, मतलब कभी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कभी थोड़ी सी बढ़ गई, इन अनइक्वल, चलो यहां पे तो इक्वल ले सकते हैं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पे आपकी जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल दो आपसे, राइट। वेरिएबल कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है, जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल क्या होती है, जब अनइक्वल चेंजेस आए, कभी कितनी बढ़ गई, कभी कितनी बढ़ गई, कभी कितनी बढ़ गई, इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ रही है। नाउ इफ द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो हमें यहां पे दो टाइप की एक्सेलरेशन डिफाइन करनी पड़ती है। या तो आप निकालोगे वहां पे क्या, पूरी की पूरी जर्नी की एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हैं कि यार आपकी तो एक्सेलरेशन बदल रही थी थ्रू आउट द मोशन, अब मैं इतने सारे आंसर्स कैसे नोट करूं, मुझे एक एवरेज ही बता दो, मोटा मोटा हिसाब बता दो। एवरेज एक्सेलरेशन होती है कि यहां पे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम फॉर एन इंटरवल। फॉर एन इंटरवल हो सकता है या थ्रू आउट द जर्नी हो सकता है। तो इस केस में आप वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। यहां पे ए बी का मतलब एवरेज है, इस ए का मतलब एक्सेलरेशन है। ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करो कि वेलोसिटी एक पहले v1 थी, बाद में v2 हो गई, कितने टाइम के लिए रहा ये t2 माइनस t1, तो इस चीज को आप क्या बोल दोगे, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी बोल दो, एक्सेलरेशन बोल दो, ठीक है। दूसरा आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम थ्रू आउट द मोशन नहीं पूछ रहे, हम पूछते हैं कि पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे आपकी चेंज इन वेलोसिटी क्या था, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक खास पल पे, कि हाँ उस टाइम पे बताओ यार क्या सीन था, पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी, ठीक है। इस केस में आप जो एक्सेलरेशन देखोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है, उस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो इंस्टेंटेनियस, उसी पल की, अगले पल तो वो बदलने वाली है। अगर एक इंटरवल की देख रहे हो या पूरी पूरी जर्नी की देख रहे हो तो आप एवरेज देखोगे। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इंस्टेंटेनियस चीजों को तो हम निकालते ही किसकी हेल्प से हैं, इंस्टेंटेनियस चीजों का रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन से, मैथमेटिकल टूल्स।
राइट। तो कैसे लिखते हैं उसको, ये देखो, रेट ऑफ चेंज, लेट मी रीज इट लिटिल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज वो भी इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ चेंज के लिए क्या लिखते हैं हम, क्या मैथमेटिकल सिंबल होता है, डेरिवेटिव। किसके विद रिस्पेक्ट टू, ये टाइम के विद रिस्पेक्ट टू है, किसका, वेलोसिटी का। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी इस चीज को अगर और तसल्ली से करना है तो मेरे साथ जरा एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लो, आपको सब एक्सप्लेन कर हो जाएगा वहां से, ठीक है। न्यूमेरिकल हम किसके करेंगे, न्यूमेरिकल हम करेंगे एक्सेलरेशन के। तो मैं साइड पे एक बार फॉर्मूलाज लिख देता हूं एक्सेलरेशन के। अच्छा, यहां पे एक्सेलरेशन के बारे में फॉर्मूलाज लिख दूं पहले। आप भी जब काम करो तो एक साइड पे फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है, बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे एक्सेलरेशन, सबसे पहले मैंने कौन सी एक्सेलरेशन सीखी, एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि होती है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। फिर मैंने सीखी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो या तो होती है dv बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे पढ़ते हैं इसको, या तो बोल दो dv बाई dt, या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dt एक इकट्ठा वर्ड है, d यहां पे अलग है, v यहां पे अलग है। इसको डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आई नो कि जो वेलोसिटी होती है उसको तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये v की वैल्यू मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, बाहर d बाई dt तो ऐसे ही पड़ा है, मैंने सिर्फ v की वैल्यू, इस v की वैल्यू पुट की है ds बाई dt, तो मुझे यहां से पता चल गया कि डेरिवेटिव कितनी बार लेना पड़ रहा है, 2 बार लेना पड़ रहा है, d बाई dt ऑफ s, यानी कि डेरिवेटिव कितने बार हुआ, 2 बार। तो आप डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दोगे, आप डेरिवेटिव कितनी बार कर रहे हो, 2 बार। किसका कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करने के आपके पास दो तरीके हो गए, या तो आप बोल दो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से मैथमेटिक्स काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को काफी सिंपली बताने में हमारी हेल्प तो करता है, ये मानना पड़ेगा। लेट्स हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कोई पार्टिकल है हमारे पास विच इज इन मोशन, मैं स्टेटमेंट के पर्टिकुलर्स लिखूंगा, आपको समझाता जाऊंगा। कोई पार्टिकल है, इट इज इन मोशन, उसकी हमें यहां पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू, इट इज 18t प्लस 5t स्क्वायर। इस इक्वेशन के थ्रू हम उसकी क्या बताते हैं, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, राइट। क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है, नंबर 1 बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोला है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, किस टाइम पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। दूसरी चीज हमें निकालने को बोली है एवरेज वेलोसिटी। इसी एक न्यूमेरिकल में सब क्लियर कर दूंगा मैं। एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या क्या निकालने को बोला है, एवरेज वेलोसिटी में किस टाइम से किस टाइम तक, हमें कोई पर्टिकुलर इंटरवल होना चाहिए ना, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, ठीक है। फिर लास्ट पे पूछी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी आप यहां पे सोच सकते हो कि सर इंस्टेंटेनियस पूछी है तो टाइम क्यों नहीं बताया, बेटा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोशन के केस में इक्वेशंस दी जाती हैं क्वाड्रेटिक, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पावर 2 हो और उनका डेरिवेटिव भी 2 बार कर लिया जाए तो वेरिएबल्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। यू आर गोइंग टू सी इट थ्रू द न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन करता हूं मैं सबसे पहले। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज, अच्छा गिवन क्या है, पहले तो गिवन ही लिख ले, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये किस में दे रखी है, मुझे मीटर्स में दे रखी है, भूलना मत। सबसे पहले क्या निकालने को कहा है, इंस्टेंटेनियस
आहिस्ता से करना है न्यूमेरिकल को। पहले मेक योर सेल्फ करेक्ट, देन यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ गया तो स्पीड अपने आप बन जाती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डीएस एस तो नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमें स्टेटमेंट में एक्स के रूप में गिवन है, तो वो तो सिंपल है, चाहे एस हो चाहे एक्स हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, जिन बच्चों ने मैथमेटिकल टूल्स नहीं लगाए लेक्चर, वो यहाँ ध्यान से सुन लो। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कितनी है? स्टेप मत खाना, अभी तुम लोग ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए हो इस डिफरेंशिएशन में, तो स्टेप मत मिस करना। अभी कितनी टर्म्स हैं? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तो बाहर डेरिवेटिव पड़ा तो दोनों का अलग अलग होगा डेरिवेटिव। तो 18t का डेरिवेटिव करता हूं पहले। 18 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा? t की पावर 1 है ना यहाँ पे, इसका प्लस फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड टर्म में से 5 कांस्टेंट है और t² के साथ मल्टीप्लाई में, तो बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेंगे? t²। इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करते जाना। अच्छा, फिर इस पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मैं साइड पे लिखूंगा, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जिसकी पावर n है उसी के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना हो। यहाँ भी तो आपके पास यही है, डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है? t के, और लेनी भी किसकी है पावर? t की। तो इसका होता है कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। अब जरा यहां पे ट्राई करो इसे, पावर 1 है, आगे ले आओ, 1 इंटू टी, टी की पावर एक कम कर देनी है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो टी की पावर 0 कितनी होती है? 1। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। यानी कि dt ऑफ dt कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? 1। ठीक है, यहां पे आ जाओ, पावर आगे आएगी, t की पावर में एक कम होना है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो आपके पास ये आ गया 18 प्लस 10t। किस टाइम पे पूछी थी उसने? 2 सेकंड पे। t की वैल्यू 2 पुट कर दो यहां पे, कितना बन गया? 20 प्लस 18 बिकम्स 38 मीटर पर सेकेंड। निकाल दिया, कितना? 3 स्टेप लगे, काम हो गया। अच्छा, आगे हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी। जैसे अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए गिवन इंटरवल, यानी कि x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। उलझना मत बेटा, अगर वेलोसिटी पूछी गई है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2। x1 का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1। तो t1 अपना 2 सेकंड है, t2 अपना 3 सेकंड है, मैंने ऑलरेडी साइड पे लिख लिया है। तो अब ये x2 और x1 कैसे निकालेंगे? t1 और t2 की वैल्यू पुट करके, कहां पे? x की इक्वेशन में। डिस्प्लेसमेंट कहां से निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से निकलेगी। तो यहां पे t की वैल्यू पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दो 3, तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू x2, और ये आपका कितना आएगा? दिस विल कम आउट टू बी 99। आप इसको यहां पे सॉल्व करके देखो, तो x2 की वैल्यू आ गई 99। अभी x1 कैसे निकालेंगे? x1 निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t1 की वैल्यू पुट करके। t1 कितना है? 2, यानी कि 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट 56, राइट? तो इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इटसेल्फ, यानी कि 3 माइनस 2। इसको माइनस करो, 9 में से 6 गए 3, 9 माइनस 5 4 ओवर 1। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई? 43 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? लास्ट पे आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? कौन सी? इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, हमने अभी डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव लेके, ठीक है। तो dy dt ऑफ वेलोसिटी यानी कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कहां पे है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डेरिवेटिव करके क्या आया था, 18 + 10t। यही आपकी किसकी इक्वेशन है, मैं साइड पे लिख देता हूं, यही आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो यहां पे इसकी वैल्यू भरनी है आपको 18 + 10t। तो ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म कांस्टेंट है और इसके साथ और कुछ नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। दूसरा 10 × t है, मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा कितना होता है, 1। अभी आपको सिखा रहा था। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो कितनी आ गई, 10 m/s²। सो दिस वन प्रॉब्लम सॉल्व्स ऑल द थिंग्स, राइट। एक दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं यहां पे, इसको थोड़ा फटाफट से खींचते हैं। क्या है, अभी एक बॉडी मूव कर रही है, जैसे पिछली बार उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन थी, अभी हमें उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन। किसकी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज दैट, द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज v = 2t² + 5, और ये किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर, c स्मॉल m स्मॉल, सेंटीमीटर/सेकंड में दे रखी है, ठीक है, वेलोसिटी। एक तो पूछा है चेंज इन वेलोसिटी कब कब, बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। दूसरा हमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तीसरा हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बस ये न्यूमेरिकल कर लो, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। करते हैं इसको, स्टेटमेंट एक बार देख लो, पढ़ लो ध्यान से। ओके, लेट्स हैव द फर्स्ट पार्ट विद अस। सबसे पहले क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी में कितना बदलाव आया जब टाइम 2 सेकेंड हुआ था और टाइम 4 सेकेंड हुआ था। पहले तो इसको t1 बोल दो और इसको t2 बोल दो। इस समय के दौरान दूसरे सेकेंड से जब बॉडी मोशन करते करते चौथे सेकेंड में पहुंची, तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का मतलब है कि मुझे यहां पे v2 माइनस v1 निकालना चाहिए। अच्छा, v2 कैसे निकलेगा, v2 का मतलब है वेलोसिटी एट टाइम t2। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t2 कहां से निकालूंगा, वेलोसिटी की इक्वेशन से। वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 × t² है ना, t कितना है 4, तो यहां पे क्या आ गया 4 का स्क्वायर प्लस क्या है 5 माइनस v1 क्या है, वेलोसिटी एट t1 कितना है 2 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी कितनी थी जब टाइम कितना हुआ था 2 सेकेंड हुए थे। तो इस t1 की वैल्यू यहां भर दो, 2 × साथ में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5। करो जरा इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा ये 38, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 × 2 32 प्लस 5 माइनस यहां पे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 2 8 प्लस 5 13। इसको माइनस करो कितना आता है, सॉल्व कर लो इसको। दिस कम्स आउट टू बी, लेट मी चेक, दिस कम्स आउट टू बी 24। ठीक है, 37 माइनस 13 24 आ गया मीटर, सॉरी सेंटीमीटर/सेकेंड। तो ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इसी टाइम इंटरवल में वो क्या होती है, वेलोसिटी एट t2 माइनस वेलोसिटी एट t1 अपॉन t2 माइनस t1।
तो v2 माइनस v1 तो फर्स्ट स्टेप में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इट इज 24। टाइम कितना है 4 माइनस 2, वही टाइम इंटरवल, तो 24/2 आपकी एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ठीक है। तीसरा और आखिरी पार्ट क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसको निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना होगा वेलोसिटी की इक्वेशन का, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना होगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो। अच्छा, इसने यहां पे टाइम दिया था हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी की इक्वेशन का डेरिवेटिव लो जरा। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2t स्क्वायर प्लस 5। चलो इसको पुट करो, यहां पे दो टर्म्स हैं, पहली टर्म पे फोकस करो, 2t स्क्वायर है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, क्या फॉर्मूला यूज करके, वही फॉर्मूला यूज करके, पावर n आगे आ जाएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो 2 तो ऑलरेडी था, ये पावर का भी 2 आगे आ गया और पावर में 1 कम हो गया। 2 था पहले, 2 में से 1 कम किया तो कितना बचा 1, प्लस सेकंड टर्म में सिर्फ एक कांस्टेंट है दैट इज 5, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये आपके पास 2 × 2 × t क्या आ गया 4t। तो यहाँ पे t की वैल्यू जिस टाइम पे एक्सेलरेशन पूछी है, किस टाइम पे पूछी है, चौथे सेकंड पे, तो ये आ गई 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लुक केयरफुली, एवरेज एक्सेलरेशन कुछ और थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कुछ और है। तो मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन का सम था। This was all about today's lecture. Let's see you in the next video with some fresh topic, new topic. Till then, take care of yourself. Goodbye.